सेल्स, और सेल्स के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा क्या है? एक प्रकार का लिक्विड। अब लिक्विड है तो हम इसको फ्लूइड तो बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी का क्या है? एक फ्लूइड है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? सो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? तो देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट, है ना। ये सब मिलकर हमारी बॉडी को क्या रखते हैं? एक होम्योस्टेसिस की कंडीशन में बनाए रखते हैं। किसमें रखते हैं? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है कि हमने अगर एक इस प्रकार का तराजू लिया है तो उस तराजू का जो ये लेवल होता है ना, ये बाउंड्री, ये बिल्कुल जीरो पर रखते हैं। ना तो ये अप होंगे ना ही ये डाउन होंगे। मतलब एक फिक्स सिनेरियो पर बनाए रखने का काम होता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है। इस होम्योस्टेसिस को बनाने के लिए बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट का यूज होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़े होंगे जब सेल पढ़ रहे थे तब, कि हमारी सेल के एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? टोटल 26, जिसमें से 4 मेजर एलिमेंट, 8 लेजर एलिमेंट और 14 ट्रेस एलिमेंट। 14 कौन से होते हैं? ट्रेस एलिमेंट। ये सब के सब मिलकर क्या बनाते हैं? ये सब के सब मिलकर हमारी बॉडी का एक होम्योस्टेसिस का निर्माण करते हैं या होम्योस्टेसिस को बनाते हैं। ठीक है। अब देखो जो ये एलिमेंट है, इन एलिमेंट को आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा IUPAC के नाम से। IUPAC कुछ इसी प्रकार का था, IUPAC, है ना। सो उसके अंदर जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब उसी की कैटेगरी में आते हैं। तो उनमें से 26 एलिमेंट को उठाया गया जो हमारी सेल्स का ध्यान रखते हैं। ठीक है। अब फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आप लोगों को काफी हद तक समझ में आया होगा कि फ्लूइड क्या है। जो भी हमारी बॉडी में पाया जाता है उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को हम बोलते हैं फ्लूइड। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जो हमारी सेल्स और हमारी बॉडी का एक मेंटेनेंस या होम्योस्टेसिस बनाए रखने का काम करता है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट दो की अपन बात कर लें, एक सेल के अंदर और एक सेल के बाहर। जो अंदर होगा वो कौन सा होगा और जो बाहर होगा वो कौन सा होगा? अंदर हमेशा रहता है पोटेशियम और बाहर कौन सा रहता है? सोडियम। ये दो प्रकार के आयन होते हैं जो अप इनसाइड और आउटसाइड के अंदर एक सेल का मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है। सो अब आते हैं अपन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एक बॉडी के अंदर किस लेवल के अंदर होता है। तो देखो यहाँ पर अपन 3 लेवल लिखेंगे। जो बैलेंस होता है ना, वो बैलेंस किस प्रकार से होता है? बैलेंस होता है एज के अकॉर्डिंग। कैसे होता है? एज के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हमने एज ली इन्फेंट, हमने एज कौन सी ली? इन्फेंट, तो इसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर फ्लूइड कितना पाया जाएगा? वो होगा 80%। एक इन्फेंट के अंदर टोटल फ्लूइड कितना होता है? 80%। जबकि एक एडल्ट के अंदर कितना होता है? 60%, 60 से 65%। ठीक है। और एक ओल्ड एज के अंदर कितना होता है? 40%। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे मसल्स लॉस्ट होती जाती है। मसल्स का क्या होता है? लॉस। और मसल्स अगर लॉस होगी तो मसल्स के अंदर सेल टिश्यू है और टिश्यू के अंदर सेल्स है, सेल के अंदर प्लाज्मा है, वो प्लाज्मा का भी लॉस हो जाएगा। आप लोगों ने ओल्ड एज वाले व्यक्तियों को देखा होगा, है ना। उनके अंदर शरीर कम और हड्डियां ज्यादा दिखती है, मतलब मसल्स कंप्लीटली लॉस, मतलब मैक्सिमम जो मसल्स होती है वो लॉस हो जाती है। ठीक है। जबकि एडल्ट एज के अंदर आप लोगों ने
वैसे देखा होगा कि हाँ मसल्स होती है, पर इतनी नहीं होती जितनी एक नए जन्मे हुए बच्चे के अंदर मसल्स होती है। मतलब जब एक नया बच्चा जन्मता है ना, तो उसके अंदर जो सॉफ्ट सेल्स होती है उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, और जो सॉफ्ट सेल्स ज्यादा होगी तो उनके अंदर प्लाज्मा भी ज्यादा होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो नए बच्चे होते हैं उनको एक्सरसाइज किसी भी तरीके से करा दो, उनकी बोन या फिर उनके अंदर इंजरी इतनी नहीं होती। तो उसका बेसिक कारण क्या है, क्योंकि उनकी जितना वजन है उस वजन का 80% तो लिक्विड है। मान लो 4 किलो का अगर कोई बेबी है, 3.5 किलो का, 3 किलो का मान के चले कि अगर एक 3 किलो का बेबी है, तो इस 3 किलो के बेबी के अंदर फ्लूइड कितना होगा, पूरी बॉडी में लिक्विड कितना होगा, तो पूरी बॉडी में कितना होगा, 8 तिया 24। हमने 1 किलो में से कितना निकाला, 800 ग्राम, है ना। तो 8 तिया 24 मतलब 2 किलो 40 400 ग्राम, ये उसके अंदर टोटल फ्लूइड की मात्रा प्रेजेंट होगी। ठीक है, मतलब बाकी जो फ्लूइड इसके अलावा है वो केवल 20% है। जो 600 ग्राम में उनके अंदर बाकी सब भी आ गए। ठीक है, सो इस तरीके से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। अब देखो इनका जो बैलेंस होता है वो किस तरीके से होता है, तो अपन यहाँ पर बात करेंगे एडल्ट के बारे में। जैसे एडल्ट का हमने लिया है यहाँ पर, एडल्ट कि एडल्ट के अंदर पूरी बॉडी वेट का 60% क्या होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, इस 60% में से डिवीजन निकलते हैं, और डिवीजन कितने निकलते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 पर होता है ECF, और नंबर 2 पर होता है ICF। ECF क्या है और ICF क्या है, ECF को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और ICF को हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। ECF एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और ICF इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। अब देखो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, अगर हम पूरे बॉडी के लिक्विड को मतलब 60% का 60% को अगर हम 3 का भाग लगाएं तो कितना आएगा, जितना आएगा वो अपन यहाँ पर लिख देंगे। मतलब जो ECF होता है वो कितना होता है, 1/3 ऑफ द बॉडी। कितना, 1/3 ऑफ द बॉडी, मतलब 20 या 60, मतलब इसके पास टोटल कितना है, 20%। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हमारे पास बॉडी के अंदर टोटल कितना होता है, तो होता है वो केवल 20%। जबकि जो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो कितना होता है, तो वो होता है 2/3। मतलब टोटल परसेंटेज कितना हो गया, तो टोटल परसेंटेज हो गया 40%। समझ में आया इतना, कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो पूरी बॉडी वेट का 60% होता है, किसके अंदर, एक एडल्ट के अंदर। और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेल के बाहर का जो फ्लूइड है वो होता है 20%, जो मेंटेनेंस का काम करता है, सेल इंजरी को होने से बचाता है। और जो अंदर का फ्लूइड होता है वो होता है 40%। दोनों को मिलाकर कितना बन गया, 60%। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर बात की कि जो बॉडी का फ्लूइड है वो 60% होता है, तो बाकी जो 40% होता है उसके अंदर क्या होता है, 40% अभी बच गया, बॉडी वेट का 60% फ्लूइड ने कवर कर लिया। अब जो बचा है 40%, उस 40% के अंदर क्या होगा, रिमेनिंग 40%। इस 40% के अंदर और क्या आएंगे, तो देखो इस 40% के अंदर क्या होते हैं, वो होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंड प्रोटीन। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, लिपिड और मिनरल्स, ये 4 चीजें रहती है जो 40% के अंदर आते हैं, मिनरल्स। ठीक है,
ध्यान देना, वापस रिपीट कर रहा हूं, एक एडल्ट बॉडी वेट का जो टोटल बॉडी वेट का 60% फ्लूइड होता है। कितना परसेंट? 60% फ्लूइड। और ये 60% होता है, इसके अंदर दो डिवीजन आते हैं, एक होता है ईसीएफ, दूसरा होता है आईसीएफ। ईसीएफ का मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जो बॉडी वेट का 1/3 मतलब 20% होता है। दूसरा आईसीएफ पूरे बॉडी वेट का 2/3 मतलब 40% होता है। दोनों मिलाकर 60% कवर करते हैं। रिमेनिंग जो बॉडी वेट का 40% रह गया है, उसके अंदर लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा ईसीएफ है, इस 20% का हम 100% लेकर चलते हैं। इस 20% को हमने कितना ले लिया? 100%। मतलब ये हमारी बॉडी का 100% है, भले ही इसका डिवीजन के अंदर ये 20% आया हो। ठीक है, पर अपन अब इसको 100% लेकर चलेंगे। अब जैसे 100% है ना, इसका फर्दर डिवाइडेशन होता है अलग अलग शिफ्ट में। कौन कौन से शिफ्ट में होता है? नंबर 1 पर आता है 20% प्लाज्मा सर्कुलेटरी फ्लूइड। 20% इसका क्या होगा? 20% प्लस 80%। 20% में क्या आएगा? तो प्लाज्मा, या फिर बोल सकते हो वो फ्लूइड जो सर्कुलेशन के अंदर होता है। 20% में क्या आएगा? वो फ्लूइड जो सर्कुलेशन के अंदर होता है, वो फ्लूइड होता है 20%। और 80% कौन सा होता है? वो फ्लूइड जो दो सेल के बीच में पाया जाता है। कौन सा? वो फ्लूइड जो दो सेल के बीच में पाया जाता है। और अगर दो सेल के बीच में पाया जाएगा तो हम उसको क्या नाम देंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या नाम देंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, और जो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, ये होता कहाँ है? तो ये जब दो सेल होती है ना, जैसे हमने यहाँ पर सेल बनाई 1 2 और ये 3, ये 4 सेल बना दी हमने। तो ये 4 सेल के बीच में आप देखो ये स्पेस है ना, ये स्पेस है जो इन सेल्स को आपस में भिड़ने से या फिर फ्रिक्शन होने से रोकता है। क्योंकि अगर ये फ्लूइड नहीं होगा तो क्या होगा? हमारी सेल के अंदर बहुत जबरदस्त फ्रिक्शन होगा। जैसे अपन कहीं पर भरी हुई बस के अंदर सफर करते हैं तो हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि पता चले आगे से धक्का आ रहा है, पीछे से धक्का आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो सफर करते हैं वो हमारा बहुत दुखदायी सफर हो जाता है। तो ऐसा बॉडी के अंदर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बॉडी के अंदर हर सेल को कवर करने के लिए एक फ्लूइड पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या थर्ड स्पेस। थर्ड स्पेस, तीसरा स्पेस। ठीक है, पहला अंदर का, दूसरा बाहर का और तीसरा बीच का। ध्यान देना, पहला अंदर का मतलब इंट्रासेल्यूलर, दूसरा बाहर का मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर, और तीसरा बीच का जिसको हम बोलते हैं थर्ड स्पेस। ठीक है, तो ये होते हैं हमारी बॉडी के। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, जैसे ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर के अंदर कौन से फ्लूइड का क्लासिफिकेशन आ जाएगा? वो फ्लूइड जो इंट्रा सेल्यूलर होते हैं, सॉरी, जो वसल्स के अंदर बहते हैं, मतलब ब्लड का पूरा ब्लड किसका पार्ट आ जाएगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का। ठीक है, और जो ये इंट्रासेल्यूलर है, इसका जो पार्ट है वो आ जाएगा अपने सेल का जितना भी पार्ट होगा। जैसे सेल के अंदर प्लाज्मा है, वो सारे पार्ट इसके अंदर आ जाएंगे, सेल प्लस प्लाज्मा। और इसके अंदर आ जाएंगे ब्लड और सर्कुलेटरी फ्लूइड। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। हमारी बॉडी का मेंटेनेंस कौन करता है? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बॉडी बैलेंस कौन बनाए रखता है?
फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। बैलेंस बनाने में किसका हाथ होता है? तो किसका हाथ रहेगा यहाँ पर? तो देखो 3-4 ऑर्गन है। पहला तो आ जाता है किडनी। पहला कौन सा है? किडनी। किडनी क्या करती है? किडनी किडनी एक्सक्रिएट कराती है। एक्सक्रिएट किसको कराती है? यूरिन को। क्यों? क्योंकि यूरिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है ना। तो आप लोगों ने इसका और भी देखा होगा कि जब भी हमें बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है ना, हमारा जो थ्रस्ट ड्राइव है वो जब एक्टिव होता है तब हमारा जो यूरिन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, और हम पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, उस कंडीशन में हमारा यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। तो ये क्या है? ये एक बैलेंस बनाने की कंडीशन है कि हाँ हमारी बॉडी में पानी ज्यादा है मतलब किडनी काम अपने तरीके से करेगी, हमारी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा कम हो गई मतलब किडनी अपना काम थोड़ा सा चेंज कर देगी, थोड़ा सा अल्ट्रेशन उसके अंदर दिखा देगी। तो ऐसा भी होता है। तो दूसरा ऑर्गन कौन सा है? दूसरे ऑर्गन की बात करते हैं, जीआईटी। दूसरा ऑर्गन कौन सा होगा? जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उस वेस्ट मटेरियल को रिमूव कराने का काम करता है, और वो वेस्ट मटेरियल किसके रूप में रिमूव होता है? तो वो होता है फीसेस के रूप में। फीसेस या बोल सकते हैं स्टूल, या तो स्टूल या फीसेस, दोनों एक ही नाम है, ठीक है, के रूप में बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। इसके बाद में कौन सा आएगा? स्किन। स्किन स्किन भी हमारे बॉडी का एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है, क्योंकि ये भी स्वेट के जरिए नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर निकालती है। और आप देखना बहुत ज्यादा डाइफोरोसिस की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी ना, मतलब बहुत ज्यादा पसीने की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। तो जरूरी नहीं कि डिहाइड्रेशन डायरिया से हो या वोमिटिंग से हो, कभी कभी बहुत ज्यादा स्वेटिंग भी डायरिया को इंडिकेट, सॉरी, डिहाइड्रेशन को इंडिकेट कर देती है। मतलब डाइफोरेसिस ऑल्सो इंडिकेट द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, वापस रिपीट करता हूं, जो स्वेटिंग है वो ऑल्सो डिहाइड्रेशन को इंडिकेट कर सकती है जब एक व्यक्ति कंटिन्यूअसली स्वेटिंग में रहता है। देखना आप सर जब गर्मियों में कहीं घूमने जाते हैं ना, तो जब हम 1 किलोमीटर घूमने गए मान लो कहीं पर भी, और बहुत जबरदस्त धूप है और वहां पर हमें बहुत ज्यादा पसीना आया है, तो उस कंडीशन के दौरान आपका जो ब्रेन है वो बहुत जल्दी थक जाएगा। क्यों थक जाएगा? क्योंकि सोडियम क्या हुआ? रिमूव हो गया, और आपकी बॉडी किस में चली गई? डिहाइड्रेशन के अंदर। तो जब भी कहीं घूमने जाते हैं और पसीना ज्यादा आता है तो हमें इलेक्ट्रोलाइट भी साथ रखना चाहिए, और पता चले घूमकर कभी वापस भी आ जाते हैं और अगर जो ORS या नमक का पानी हम नहीं लेते हैं, उस कंडीशन में हमारी बॉडी ऐसे बिल्कुल लेजी हो जाती है कि अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो होने का रीजन क्या है? वो होने का रीजन है हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट का रिमूव हो जाना। तो इतना समझ में आया आप लोगों को? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? अपन कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य अवस्था। क्या होता है? साम्य अवस्था। मेरी हिंदी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, देख लेना, है ना। तो साम्य अवस्था, साम्य अवस्था का मतलब क्या है? तो अपन एक डायग्राम के जरिए इस चीज को देखते हैं कि साम्य अवस्था क्या होती है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक एंगल बनाया, ठीक है, और इस एंगल का मैंने 3 डायरेक्शन दे दिया। पहला है अपवर्ड, दूसरा है डाउनवर्ड, और तीसरा है मिडल, ठीक है। चलो जैसा बना अच्छा है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है, ये किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? कि ये एक साम्य अवस्था है, ये 0 से 0 मान के चले,
ठीक है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है ये, ठीक है। अगर इसको हम कहें कि वेन लो कि बहुत कम हो गई, तब क्या होगा, बॉडी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रोलाइट का मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। अगर कोई चीज हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा कम हो गई तो उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल सप्लाई की, मतलब हमें बाहर से उसको सप्लाई देनी पड़ेगी। मान लो डायरिया हुआ, वॉमिटिंग हुई, यहाँ पर क्या हुआ, वॉमिटिंग हुई या डायरिया हुआ, दोनों ही कंडीशन में हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिंगर लैक्टेट मतलब आरएल की सप्लाई देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा हाई हो गई, अगर इंक्रीज, अगर दो बार एरो ऊपर हो इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा हाई। अगर बहुत ज्यादा हाई हो गई उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, वो ऑर्गन क्या करते हैं, उस चीज को रिमूव कर देते हैं बाहर, रिमूव, हटा दो, कि ज्यादा बढ़ गया चलो इसको हटा दो। तो जब कोई भी चीज हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको बॉडी रिमूव कर देती है। तो इस पॉइंट को आप खास समझना। थोड़ा सा और इसको मैं जूम करके आपको बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पर ये 3 लाइन बनाई, 1 2 और 3, कि जो ये बीच वाली लाइन थी वो एक नॉर्मल सिनेरियो पर थी या जीरो लेवल पर थी। दूसरी लाइन थी, मान लो इसको ज्यादा हाई कर दिया हमने, ठीक है, और इसको हमने कर दिया लो। अगर कोई चीज हाई हो गई तो उसको क्या होगा, बॉडी के जो ऑर्गन होंगे वो उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे किडनी हुई, पोटेशियम हमारी बॉडी के अंदर बढ़ गया तो किडनी के जरिए निकल जाएगा, सोडियम बढ़ गया किडनी के जरिए यूरिन को बढ़ा देगा और यूरिन के जरिए खुद भी बाहर निकल जाएगा। अगर कम हो गया उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमें एक्सटर्नल सप्लाई देकर उसको बढ़ाना पड़ेगा, एक्सटर्नली, कि बाहर से हम इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी दे रहे हैं और उसी इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी के जरिए पेशेंट का जो क्या इलेक्ट्रोलाइट है वो बैलेंस में आ रहा है। तो आप इसको एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ कॉमन, उसके जरिए भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो वो क्या है, वो है कंज्यूमिंग वर्सेस एक्सक्रिएटिंग, कंज्यूमिंग वर्सेस एक्सक्रिएटिंग। कंज्यूम कब करेगा मतलब स्टोर कब करेगा, और एक्सक्रिएट कब करेगा। तो बेसिक फंडा आपको यहाँ याद रखना है, कंज्यूम कब करेगा, जब वेन लो एंड हाइपो, मतलब जब कम होगा और हाइपो की कंडीशन में जाएगा, वेन लो एंड हाइपो। अभी अपन बात कर रहे हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की, ध्यान रखना अपन सप्लीमेंट्री की याद नहीं कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री के अंदर तो क्या होता है कि हमने फैट ज्यादा खा लिया तो ज्यादा हो गया तो वो कंज्यूम हो गया बॉडी के अंदर, पर अपन इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी इनके उदाहरण भी दूंगा मैं आपको। और एक्सक्रिएट कब होगा, जब बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, वेन हाई। मतलब मैंने आप लोगों को एक उदाहरण बहुत ज्यादा दिया और वो कौन सा है, कि यदि हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं और उस कंडीशन के अंदर हमें बहुत जबरदस्त पानी की प्यास लगी है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड की मात्रा कम हो गई है, तो जब ऐसा होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, यूरिन के प्रोडक्शन को कम कर देती है। मतलब जितना इलेक्ट्रोलाइट अभी हमारी बॉडी के अंदर बचा उसको कंज्यूम करके रखो, उसको तो लॉस मत होने दो, जितना लॉस हो गया वो ठीक है, पर अब जितना बचा है उसको कंज्यूम करके रखो। तो ये उस चीज को फॉलो करता है कि कंज्यूमिंग कब होती है, जब हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट कम हो गए तो बॉडी का डिफेंस सोचता है कि अगर सारा बाहर निकल जाएगा तो पेशेंट मर जाएगा, है ना। तो उसी को बचाए रखने के लिए कंज्यूमिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और एक्सक्रिएशन कब स्टार्ट होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वो स्वेटिंग के जरिए और जीआईटी के जरिए, यूरिन के जरिए एक्सक्रिएट होने लगेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो हमारी बॉडी के अंदर
एक मैनेजमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। दूसरा होता है पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, तीसरा कैल्शियम, ठीक है, और फिर मैग्नीशियम, चौथा मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम आपने ORS वाले पाउडर के अंदर सुना होगा। तो ये होते हैं हमारी बॉडी के न्यूट्रेंट, ठीक है। अब देखो जो सोडियम है वो कहाँ रहता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। कहाँ रहता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर केशन। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर केशन। और जो पोटेशियम होता है वो कहाँ रहता है, इंट्रा सेल्यूलर, मतलब सेल के अंदर। तीसरा कैल्शियम, ये क्या होता है, ये होता है एनियन, वो थे केशन। ध्यान देना दोनों का नाम में थोड़ा सा अंतर है। जो सोडियम और पोटेशियम है ये क्या है, केशन। और कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो क्या है, एनियन। कैल्शियम और एक क्लोराइड भी आ जाता है इसी के अंदर, ठीक है। तो ये होते हैं एनियन, प्रोटीन आ जाएगी, ठीक है। सो इनका बेसिक रोल क्या होता है, ये क्या पैदा कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो देखो जब भी सोडियम का अल्ट्रेशन होता है ना तो व्यक्ति अप एंड डाउन जाता है, या तो हाइपो में जाएगा या फिर हाइपर में जाएगा। अगर इसके लेवल में थोड़ा सा भी चेंजेस होगा ना तो या तो ये हाइपो में जाएगा या फिर हाइपर में जाएगा। और अगर हाइपो और हाइपर में जा रहा है तो इसके आगे हम सिंपल एक टर्म लगा देंगे जिसको हम बोलेंगे नाइट्रेमिया। क्या लगाएंगे, नाट्रेमिया, नाट्रेमिया, ठीक है। दूसरा है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम भी जब हाइपो और हाइपर की तरफ जाएगा, मतलब ये सब अपन हाइपो और हाइपर ही काउंट करेंगे इनको, ठीक है। पोटेशियम जाएगा तो हम इसके आगे हाइपो, जैसे हमने ऊपर लगाया था हाइपो नाइट्रेमिया, हाइपर नाइट्रेमिया, वैसे हम इसके लिए क्या लगाएंगे, हाइपो कैलीमिया और हाइपर कैलेमिया, कैलेमिया, ठीक है। क्या यूज करेंगे, कैलेमिया। और तीसरा हमारा था कैल्शियम का, कैल्शियम का, तो कैल्शियम के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैल्सीमिया, कैल्सीमिया। इसका मैग्नीशियमिया, मैग्नीशियमिया, ठीक है। तो ये हम इनके लिए टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं हाइपो और हाइपर के दौरान। इतना क्लियर है। अब देखो इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिस्टरबेंस, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस कब बोलते हैं, जब ये जो न्यूट्रिएंट मैंने बताया, न्यूट्रिएंट की जो नॉर्मल वैल्यू होती है उस वैल्यू का अबनॉर्मल हो जाना, इस वैल्यू का अबनॉर्मल हो जाना, या तो नॉर्मल से कम हो जाना, बॉर्डर लाइन से नीचे चले जाना, या हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर चले जाना। दोनों तरफ अबनॉर्मलिटी शो करता है, और दोनों तरफ अबनॉर्मलिटी शो करेगा तो यहाँ पर हम सिंपल पॉइंट लिखेंगे, हाइपर एंड हाइपो। अगर कम हो गया नॉर्मल से तो हाइपो, और बढ़ गया तो हाइपर। तो इनकी हमें पॉइंट की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो सोडियम कितना होता है, सोडियम की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सोडियम की नॉर्मल वैल्यू होती है 135 टू 150 MEQ पर लीटर। पोटेशियम की कितनी होती है, तो पोटेशियम की होती है 3.5 टू 5.0 MEQ पर लीटर। कैल्शियम की कितनी होती है 6 टू 8 MEQ पर लीटर। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की मैं देखूंगा। सो इन चीजों के अंदर इम्बेलेंस हुआ, इसका मतलब ये है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो रहे हैं इसलिए हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस।